अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 8। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास 8 की आपकी एसएसटी की बुक है। बुक का नाम है सोशल प्लानिट। ठीक है, चलिए तो आप सबसे पहले इसका कंटेंट ओपन कर लिए। हम आपको आपके चैप्टर जो PA2 में आ रहे हैं वो मार्क करा देते हैं। जैसा कि हमने ये ऑलरेडी आपको मार्क करा रखा है, तो एक बार फिर से बता देते हैं आपको कि आपके PA2 का सिलेबस क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हिस्ट्री में हमने जैसे कि आपको बताया था कि हिस्ट्री के अंदर कितने आपके चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, यानी 2 चैप्टर आपके PA2 में आ रहे हैं। हिस्ट्री में कितने चैप्टर आ रहे हैं बच्चों आपके PA2 में? चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, 2 चैप्टर आ रहे हैं PA2 में। फिर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपका PA2 का सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है, जो कि है चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, जो कि हमने पार्ट नंबर 7 और 8 में कंप्लीट कराया था। ठीक है, और हिस्ट्री में जो हमारी 2 चैप्टर है हमने ये 3 पार्ट में कराए हैं। चैप्टर नंबर 6 पार्ट 8 में कराया था और चैप्टर 7 हमने पार्ट 9 और 10 में कराया था। ठीक है, यानी 7वां चैप्टर जो हमारा 2 पार्ट में हुआ था। तो हिस्ट्री में 2 चैप्टर हो गए, ज्योग्राफी में 1 हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम सिविक्स पे। सिविक्स में भी हमारे बच्चों 2 ही चैप्टर हैं, एक है चैप्टर नंबर 5 और एक है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 है हमारा अंडरस्टैंडिंग लॉज और चैप्टर नंबर 6 है द जुडिशरी। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लॉज जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है बच्चों, ये हमने 2 पार्ट में कराया था, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 में। हमने आपको बताया भी था ये सब आपको पूरा जब कंप्लीट कराया था। ठीक है, कि 2 पार्ट में है ये, तो ये 2 पार्ट में हो गया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 हमारा है द जुडिशरी। तो द जुडिशरी जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि पार्ट 7 में हमारा स्टार्ट हुआ है, और हमने इसमें बताया था कि ये भी हमारा पार्ट 8 में कंप्लीट होगा। मतलब इसमें भी 2 पार्ट हैं बच्चों, मगर हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी पार्ट 7 ही कंप्लीट किया है। ठीक है, जो कि हमने इससे पिछली बार किया था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा पार्ट नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 6 जो स्टार्टिंग है पेज नंबर 178 पर स्टार्ट है। तो आप सबसे पहले पेज नंबर 178 ओपन कर लिए, उसके बाद हम बताएंगे कैसे आपको करना है। ठीक है, पेज नंबर 178 ओपन करिए स्टूडेंट्स, और यहाँ देखिए हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब यहाँ पर आपको लिखवाया था द जुडिशरी। क्या द जुडिशरी यहाँ से जब स्टार्ट हुआ था हमने यहाँ पर आपको पार्ट लिखवाया था और डेट लिखवाई थी। ठीक है, तो पार्ट तो आपने 7 लिखा होगा, क्योंकि हमने बताया था कि हमारा चैप्टर पार्ट 7 में स्टार्ट हो रहा है। और डेट किस दिन की लिखेंगे आप यहाँ पर? ये तो आपने काम कर लिया होगा पहले से, क्योंकि डेट आपको ये लिखनी है जब पार्ट नंबर 7 अपलोड होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 7 जिस दिन अपलोड होगा उस दिन की डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर हमने इसके अंदर फंक्शन ऑफ जुडिशरी पढ़ा, फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी पढ़ा, अलग अलग टाइप्स के जुडिशरी के बारे में पढ़ा। यहाँ पर डिफरेंट कोर्ट्स, डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स को डिस्कस किया हमने बताया सबसे हाईएस्ट लेवल पे हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम की हमारे जो ब्रांचेज हैं उसके बारे में, ब्रांचेज के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्रिमिनल केस और सिविल केस के बारे में पता पढ़ा कि क्रिमिनल केस क्या होता है और सिविल केस क्या होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट कैसे करी जाती है उसकी, और क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, और उसका समय कितना होता है, जज कब रिमूव होता है, कितने साल के लिए जज बनाया जाता है। ठीक है, और कितने उम्र तक का जज होना चाहिए, इंसान कितने उम्र का होना चाहिए जज बनने के लिए। उसके बाद यहाँ पर पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ा कि पावर क्या है, फंक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पावर क्या है। उसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात की, अपेलेट और एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात की हमने। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, उसके बाद एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। उसके बाद तीसरा था हमारा एडवाइजरी फंक्शन, इसका एडवाइजरी फंक्शन के बारे में बात की। उसके बाद हमने गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की कि हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एज अ गार्जियन जो है एक्ट करता है, और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का एज अ प्रोटेक्टर भी हमें नज़र आता है। मतलब हमारा ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है, हमने ये भी बताया था। पूरा पढ़ने के बाद फिर हम यहाँ आए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा, स्पेशल लीव टू अपील पढ़ा हमने। उसके बाद पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, ये भी हमने यहीं पर कंप्लीट किया। उसके बाद हमने ये पढ़ा था फैक्टोपीडिया जुडिशियल रिव्यू। तो ये तो हमने ऐसे ही पढ़ लिया था नॉलेज के लिए, मगर हमारा पार्ट नंबर 7 जो कंप्लीट हुआ था वो हुआ था हमारा पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ठीक है, यहाँ तक हमने पार्ट नंबर 7 कंप्लीट किया था, और आपसे कहा भी था कि बच्चों यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 7 कंप्लीटेड। ठीक है, तो आपने अगर पार्ट नंबर 7 की वीडियो देखी होगी, जो हमारा चैप्टर स्टार्टिंग है जहाँ से, अगर वो वाली वीडियो देखी होगी तो हमने ये पिछली बार आपको लिखवाया था। फिर उसके बाद हमने ये भी कहा था कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट से हम पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जो कि आज का हमारा पार्ट है। आज हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 8 है, जो कि हम कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं? हाई कोर्ट तक। हाई कोर्ट से मतलब यहाँ तक तो हमने पार्ट नंबर 7 में कंप्लीट कर दिया था, तो यहाँ पर पार्ट नंबर 7 कंप्लीटेड लिख दिए। पार्ट नंबर 8 स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। और एक बात आपको और करनी है, यहाँ पर भी आपको डेट लिखनी है। यहाँ पर डेट किस दिन की लिखनी है? जिस दिन पार्ट 8 अपलोड होगा।
क्या पार्ट 7 पहले अपलोड हो चुका है, ठीक है, मतलब पार्ट 7 की जो वीडियो है वो इससे पहले आई होगी, क्योंकि वो पार्ट 7 यहाँ तक ख़त्म हो गया हमारा। पार्ट 8 अलग है, पार्ट 8 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पार्ट 8 जिस दिन अपलोड होगा इस चैप्टर का, पार्ट 8 जिस दिन अपलोड होगा उस दिन, जिस दिन अपलोड होगा उस दिन जो डेट होगी, उस दिन जो तारीख होगी वो यहाँ पर लिख देनी है आपको। चलिए अब पढ़ते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट देखिए यहाँ पर, हाई कोर्ट इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया देयर इज़ अ हाई कोर्ट। ये कह रहे हैं इंडिया के हर स्टेट में बच्चों, हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है, मतलब हर स्टेट के अंदर, इंडिया के हर स्टेट में एक हाई कोर्ट मौजूद है। विच एक्सरसाइजेज पावर विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट कंसर्न। ये कह रहे हैं वो जो कि क्या करता है, अपनी पावर को जो है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, स्टेट कंसर्न की जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है उसके हिसाब से, उसके लिमिट में, उसके अंदर रहकर, उसके हद में रहकर जो है अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है, मतलब अपनी पावर को यूज़ करता है, उस पर काम करता है। एट प्रेजेंट देयर आर 18 हाई कोर्ट्स विद 4 हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट। ये कह रहे हैं आज के ज़माने में, प्रेजेंट ज़माने की बात करें तो 18 हाई कोर्ट हैं, किसके साथ, विथ 4 हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें जो 4 जो हैं उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है ओवर मोर देन वन स्टेट, जो कि एक से भी ज़्यादा स्टेट में मौजूद हैं। कंपोजिशन की बात करें, हाई कोर्ट का कंपोजिशन, हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस, मतलब कंपोजिशन की बात करें उसमें क्या क्या होता है, तो हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होता है, एंड अदर सच जजेस एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमाइन। और ये कह रहे हैं जैसे कि हमारा हाई कोर्ट होता है उसके अंदर हमारे चीफ जस्टिस होते हैं और हमारे दूसरे सच ऐसे जजेस होते हैं जो कि प्रेसिडेंट जो है टाइम टू टाइम जो है डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। सिंस देयर इज़ नो फिक्स फिगर देयर मेंबर्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये कह रहे हैं, और जैसा कि हमें पता है हालांकि कि फ़िक्स फिगर नहीं है, कोई कंपोजिशन की कोई फिक्स फिगर नहीं है कि इतने ही जजेस होने चाहिए, इतने ये होने चाहिए, इतने मेंबर होने चाहिए, इस तरह का कोई इसमें फ़िक्स फिगर नहीं है। तो उसके जो मेंबर्स हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, मतलब हो सकता है किसी स्टेट में हाई कोर्ट, किसी स्टेट के हाई कोर्ट में 15 मेंबर हों, यानी एक चीफ जस्टिस हो, 14 जजेस हों, 12 जजेस हों, 10 जजेस हों, मतलब अलग अलग मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें अलग अलग स्टेट में वेरी करेगा, वो वेरी मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगा, वेरी करेगा, ठीक है, स्टेट टू स्टेट वो वेरी करेगा। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। द जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो जजेस जो होते हैं स्टेट हाई कोर्ट के वो अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, मतलब जो हमने अभी बात की थी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, जो हेड होते हैं, तो वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उसके कंसल्टेशन में रहकर प्रेसिडेंट जो हैं इंडिया के वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, मतलब वो उन्हें रखते हैं, ठीक है। द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, और किसके में, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो होते हैं उनके कंसल्टेंट में लेके, कंसल्टेशन में रहकर। इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये कह रहे हैं अगर हम इस केस की बात करें कि जब हम हाई कोर्ट के क्या कह रहे हैं चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर रहे हैं, द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। तो जो प्रेसिडेंट है उसे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो गवर्नर है स्टेट कंसर्न का उससे जो है कंसल्ट करना पड़ेगा, मतलब उससे बात करनी पड़ेगी, राय लेना पड़ेगी। ऐसे नहीं कि अकेले गया और कोई भी चीफ जस्टिस बना दिया, उसे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना के बैठा दिया, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट होगा उसे जो है चीफ जस्टिस के साथ साथ गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न जो है उससे भी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब जो है ऐसा नहीं है कि वो गए उन्होंने कहा आज से आप हैं या वो हैं ये हैं, कि अपने आप अकेले ही नहीं कदम उठा सकते ऐसा, ठीक है। क्वालिफिकेशन फॉर चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट, ये कह रहे हैं किसी स्टेट का अगर चीफ जस्टिस बनना है तो आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर, कितना पढ़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर चीज़ में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो जो है इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, इंडिया का ही नागरिक होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए कि चाइना से आया और उसे आपने चीफ जस्टिस बना दिया, ठीक है। वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, या तो फिर इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई हो उसे, चाहे बाहर का होगा, इंडिया की सिटीजनशिप उसने ले रखी हो, इंडिया का सिटीज़न हो भी है। ही शुड हैव सर्व एज अ जज ऑफ लोअर कोर्ट फॉर 5 ईयर, और वो जो है अगर चीफ जस्टिस बनना है उसे क्वालिफिकेशन उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है, स्टेट का अगर चीफ जस्टिस बनना है तो, और उसे कम से कम जो है वो 5 साल का जो है लोअर कोर्ट में जज रहा हो,
ठीक है। मतलब बाकी जो कोर्ट हैं, अभी हमने स्टेट कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हमारी जो हाई कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊपर है, उसके बाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो हमारे अलग अलग स्टेट में होते हैं तो हम उसे स्टेट कोर्ट भी कह रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट्स में अगर चीफ जस्टिस बनना है उसे, तो उससे लोअर कोर्ट में जो है वो 5 साल तक कम से कम उसने जज के तौर पर काम किया हो, मतलब 5 साल तक कहीं ना कहीं उसने जज बना रहा हो। और सी है हमारा, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, और कम से कम 10 साल तक वो हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो, मतलब वकील रहा हो, वकील के तौर पर उसने काम किया हो, लॉयर रहा हो। ही शुड बी इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट आ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, और वो प्रेसिडेंट की आइज़ में एज अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट के तौर पर वो हो उनकी नज़र में। उसके बाद टेन्योर, टेन्योर का मतलब है कितना वक्त है, कितना समय लगता, कितने समय तक वो काम करेगा, क्या टाइम पीरियड होता है उसका, वर्किंग टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेन्योर, अ जज शैल होल्ड ऑफिस टिल ही अटेन द एज ऑफ 62 ईयर। ये कह रहे हैं अगर हम जज की बात करें तो वो जो है ऑफिस जो है जब तक अटेन करेगा जब तक वो 62 साल का नहीं हो जाता, मतलब वो 62 साल का नहीं हो जाता जब तक वो काम कर सकता है वहाँ पर जाकर, ठीक है, एज अ जज वहाँ पर वर्क कर सकता है। हाउएवर ही मे रिज़ाइन हिज ऑफिस एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। ये कह रहे हैं मगर उसके ऊपर मर्ज़ी है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई जज है तो वो चाहे कि 62 साल तक ही काम करे, या वो चाहे वो पहले भी रिज़ाइन दे दे। हो सकता है वो अब ना चाह रहा हो, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रहा हो, या कोई भी हो सकता है, बीमार हो या कुछ भी हो, कोई भी मसला है, उसकी वो पर्सनल लाइफ है, अगर उसे नहीं करना है काम तो वो रिज़ाइन करने के लिए एक रेजिग्नेशन लेटर होता है उसे साइन कर देगा। रेजिग्नेशन लेटर मतलब सिंपली एक रिज़ाइन लेटर दे देगा प्रेसिडेंट को कि हम जो है अब ये जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, हम नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। द जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट बी डिसमिस, और ये कह रहे हैं जो हाई कोर्ट का जज होगा उसे डिसमिस नहीं किया जा सकता। ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, he can be removed by the president through the process of impeachment which is similar to those of the judges of the Supreme Court of the India। ये कह रहे हैं जो जज है हाई कोर्ट का उसे डिसमिस नहीं किया जा सकता कि डायरेक्टली कह दिया तुम जज नहीं हो, हटो यहाँ से, या किसी भी तरीके से उसे हटा दिया। उसे डायरेक्टली उसे अगर रिमूव करना है तो जो है प्रेसिडेंट के ज़रिए रिमूव किया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, जो कि एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, उसके ज़रिए पूरा एक इसका प्रोसेस है, एक तरीका है जिसके ज़रिए उसे हटाया जा सकता है। विच इज़ सिमिलर टू दोज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि बिल्कुल ही सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि जजेस सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उसमें उन्हें जैसे हटाया जाता है इसी तरीके से इन्हें भी हटाया जाता है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जो है कोई लॉ उनके जो अगेंस्ट हैं कोई ऐसा अपना मतलब फैसला ले रहे हैं या कानून को तोड़ रहे हैं, तब हम हटा सकते हैं। अगर बगैर गलती के जाके थोड़ी नहीं हटा देंगे कि आज से आप नहीं हटिए, यहाँ से आपको निकाला जा रहा है, कोई ना कोई रीज़न होता है उसके पीछे। अगर वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, मतलब ऐसे तो गैर कानूनी काम मतलब सिंपली कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है, किसी के राइट्स को जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो इस तरीके से जो है फिर जो है उसमें जो प्रेसिडेंट है वो उसे हटा सकते हैं। पूरा उसका प्रोसेस है, ठीक है। पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की पावर और उसका फंक्शन क्या होता है। तो हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट हैज़ द फॉलोइंग पावर्स, ये कह रहे हैं हाई कोर्ट्स के जो ये कुछ पावर्स के बारे में बताया है, मतलब जो उनके अंडर में आता है। पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। दूसरा अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ये सारी चीज़ें भी मैंने पीछे अभी डिस्कस की थी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ये क्या होता है। और तीसरा पावर टू इशू सर्टेन रिट्स, रिट्स मतलब कानून, कुछ रिट्स को इशू करने की भी पावर इनके पास होती है, मतलब कानून लागू करने की भी ताकत इनके पास होती है। पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, क्या पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस इनके पास। कंट्रोल एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये जो है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट्स कोर्ट, मतलब जो हमारे हाई कोर्ट हैं उसके अंडर में जितने भी कोर्ट आते हैं उसका कंट्रोल जो है उन सब का कंट्रोल हाई कोर्ट के पास होता है। 6 गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये भी एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे सामने आता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और इसे हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। ये सारी जो अभी हमने उसमें पढ़ी थी सुप्रीम कोर्ट में, वही सारी चीज़ें इसमें भी आ रही हैं, ठीक है। फिर आया हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब आया हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस कम फ्रॉम द हियरिंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और तहसील कोर्ट्स, ये कह रहे हैं जो काफ़ी केसेस जो सुनवाई में आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आते हैं या हमारे तहसील कोर्ट्स में आते हैं। पीपल गेट टू इंटरेक्ट विद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स सिंस दे आर द लार्जेस्ट इन नंबर, ये कह रहे हैं ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो जो है किससे इंटरेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, क्योंकि वो जो है हमारे नंबर में भी ज़्यादा हैं। द डिस्ट्रिक्ट जज प्रिसाइड्स ओवर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, ये कह रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वही हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट को प्रिसाइड्स करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट, ये कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हाईएस्ट सिविल कोर्ट होता है हमारा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ऊपर जो होता है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है।
वाइल द सेशन कोर्ट इज़ द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, और जो हमारा सेशन कोर्ट होता है वो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है। मैंने बताया था सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में अलग सारे क्राइम वाले जो हमारे केसेस होते हैं वो जाते हैं, और सिविल कोर्ट में मैंने अलग केसेस बताए थे आपको कि किस तरह के केसेस होते हैं, क्या क्या काम होते हैं जो कि हमारे सिविल कोर्ट में जाते हैं। तो सिविल कोर्ट जो है हमारा, वो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हमारा हाईएस्ट सिविल कोर्ट है, ठीक है, किसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं वाइल द सेशन कोर्ट इज़ द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, और जो हमारा सेशन कोर्ट है वो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही दोनों होते हैं, ये सिविल और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हमारे दोनों होते हैं, ठीक है। एक हमारा आया हाईएस्ट सिविल कोर्ट और एक आया हमारा सेशन कोर्ट, ये हमारा होता है हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होता है सेशन कोर्ट भी। अपार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, न्याय पंचायत आर प्रपोज टू बी हेल्ड इन विलेज टू सेटल पेटी डिस्प्यूट्स, और ये कह रहे हैं इनके अलावा जो न्याय पंचायत होती है वो कहाँ पर होती है बच्चों, वो गांव में लगाई जाती है। न्याय पंचायत आपने गांव में देखी होगी, गांव में सुनी होगी, सरपंच जी, सरपंच पंचायत, ये सब सुना होगा। तो उसके अंदर न्याय पंचायत होती है, वो जो पेटी डिस्प्यूट, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स जो गाँव के अंदर होते हैं वो न्याय पंचायत के अंदर सॉल्व होते हैं। अब आया हमारा लोक अदालत। लोक अदालत हैज़ बीन इस्टेब्लिश इन आवर कंट्री फॉर स्पीडी जस्टिस। ये कह रहे हैं जो लोक अदालत हमारे कंट्री में इस्टेब्लिश किया गया किस लिए, स्पीडी जस्टिस, जल्दी से न्याय दिलाने के लिए, ठीक है। वरना अगर लोक अदालत ये छोटी छोटी जगहों पर अगर कोर्ट्स नहीं होती तो लोग हर कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना पहुंच पाता। दिस कुड इज़ ऑल्सो कॉल्ड पीपल्स कोर्ट, इसे यानी अदालत जिसे हम कहते हैं, इसे जो हम पीपल्स कोर्ट, लोगों का कोर्ट भी कहते हैं। इट इज़ क्या, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई रिटायर्ड एंड एक्सपीरियंस जजेस अलॉन्ग विद 2 अदर मेंबर्स। ये कह रहे हैं ये जो है लोक अदालत जो है ये रिटायर और एक्सपीरियंस जजेस होते हैं जो कि बाकी जगह पर जज रह चुके होते हैं या कहीं से वहाँ से रिटायर होकर आए होते हैं, वो लोग इसे क्या करते हैं, चलाते हैं अलॉन्ग विद 2 अदर मेंबर्स, और इसके साथ 2 अदर मेंबर्स भी होते हैं। यूजुअली लॉयर्स और सोशल मेंबर, वो यूजुअली कौन होते हैं, 2 अदर मेंबर, एक लॉयर, उसमें 2 अदर मेंबर होते हैं, लॉयर होते हैं कुछ और सोशल मेंबर्स होते हैं। द कंप्लेंट पुट फॉरवर्ड देयर ओन केसेस विदाउट एडवोकेट। इसमें जो कंप्लेंट होती है वो खुद ब खुद सामने लाई जाती है, उनके खुद के केसेस होते हैं बिना किसी वकील के, बिना किसी एडवोकेट के। द केसेस आर सॉल्व थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और जो केसेस होते हैं वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही समझ बूझ से ही सॉल्व होती है। देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ अपील इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोक अदालत, और यहाँ पर जो है कोई भी अपील का कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं होता है किसी भी कोर्ट में जैसे अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोक अदालत, ठीक है। जो लोक अदालत का डिसीजन है उसमें इस तरीके का कोई भी कोर्ट में जो है क्या है, प्रोविज़न नहीं होता है। इन रूरल एरियाज़ देयर आर न्याय पंचायत। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर न्याय पंचायत होती है। क्या होती है, न्याय पंचायत, विच डिसाइड वेरी पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। मतलब सिंपली अगर हम न्याय पंचायत की बात करें तो वो हमारी कहाँ पर होती है, सिविल, जो हमारी पेटी सिविल और क्रिमिनल केसेस होती हैं। इस तरह के केसेस जो छोटे मोटे घरेलू और इधर उधर के चोरी चकारी, डकैती, मारपीट, ठीक है, मर्डर, इस तरह की जो गाँव में सारे काम होते हैं, रूरल एरियाज़ में काम होते हैं, वो न्याय पंचायत के अंदर सॉल्व होते हैं। वन न्याय पंचायत ऑफन फंक्शन फॉर 3 और 4 विलेजेस। और ये कह रहे हैं जो एक न्याय पंचायत होती है वो 3 या 4 गांव के अंदर आती है। मतलब 3 या 4 गांव के लिए एक न्याय पंचायत होती है मेनली। मतलब ऐसा नहीं है कि हर गांव के लिए एक न्याय पंचायत हो, 3-4 गांव होंगे छोटे छोटे, उनकी एक न्याय पंचायत होगी। तीनों चारों गांव आपस में सारे जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे वो सब वहीं जाएंगे उसी न्याय पंचायत के अंदर। अब आया SS2 कोर्ट्स, SS2 कोर्ट। अब देखते हैं इसमें क्या है। SS2 कोर्ट का मतलब तो है कैन एनी पर्सन कैन SS2 कोर्ट, मतलब कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट की पहुंच, कोर्ट तक की पहुंच, ठीक है। कोर्ट्स आर एसेसिबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं जो कोर्ट है बच्चों वो एसेसिबल है टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब हर किसी की पहुंच के अंदर है। अगर कोई भी इंडिया का सिटीज़न है तो उसके पहुंच में कोर्ट है, मतलब वो कोर्ट जाकर अपील कर सकता है, कोर्ट जा सकता है। एनी पर्सन कैन मूव टू अ कोर्ट इफ़ हिज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वॉयलेटेड। ये कह रहे हैं कोई भी इंसान जो है कोर्ट जा सकता है अगर उसका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वॉयलेट हो रहा है या वॉयलेट किया गया है। मतलब अगर उसे किसी भी तरह से अगर उसके साथ जो है उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं शुरुआत में बता चुका हूँ। फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये आ गया जैसे कि कोई अगर सिटीज़न है इंडिया का, जैसे कि आजकल क्या है हमारे कास्ट सिस्टम ये सब खत्म कर दिया गया है, और अभी भी अगर कोई आपसे कोई जो है अगर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है और उनसे कहता है कि तुम तो शेड्यूल कास्ट हो, यहाँ नहीं बैठो, वहाँ मत बैठो, उसमें पानी मत पियो, ये वो, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। तो वो इंसान जाके केस कर सकता है, कोर्ट जाके अपील कर सकता है कि मेरे साथ ऐसे वॉयलेशन किया जा रहा है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को मेरे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मेरे इक्वलिटी को, राइट टू इक्वलिटी जो है वो जो है एक्सप्लॉइट हो रही है, राइट टू इक्वलिटी नहीं है, मतलब मुझे हक, बराबर का हक नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर किसी को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं तो वो जो जाके क्या कर सकता है, कोर्ट्स में जा सकता है और अपील कर सकता है।
बट द रियलिटी इज़ समवॉट डिफरेंट, मगर ये कह रहे हैं मगर जो डिफरेंट रियलिटी है, जो सच्चाई है वो थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी अलग है। फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अप्रोच अ कोर्ट। ये कह रहे हैं अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी सोसाइटी है, मान लो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर, तो उन लोगों के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि वो कोर्ट पहुँच पाएँ। कोर्ट प्रोसीडिंग टेक वेरी लॉन्ग टाइम एंड लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट। ये कह रहे हैं अगर कोर्ट के प्रोसीडिंग की बात करें, कोर्ट तक पहुंचने की बात करें या कोर्ट के प्रोसीजर की बात करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उसके लिए पैसा भी खर्च होता है उसमें। मतलब अगर हम कहीं पर केस फाइल कराने जा रहे हैं तो उसमें टाइम लगाओ, पेपर वर्क करो, यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, उस दिन आना, अपने ये लाना, ये कागज़ लाना, आधार कार्ड लाना, ये सब बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद इतने पैसे लगेंगे इस फॉर्म के, वकील हायर करो, वकील को पैसे दो, उसमें भी ढूंढो कि कौन अच्छा वकील है, तो बहुत टाइम लगता है। मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल आर नॉट इन अ पोजिशन टू अफोर्ड स्पेंडिंग टू मच मनी। और वही कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएँ, इज़ नॉट इन पोजिशन टू अफोर्ड स्पेंडिंग टू मच मनी, कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएँ। अ पर्सन हु हैज़ टू डिपेंड ऑन हिज डेली अर्निंग फॉर सर्वाइवल। ये कह रहे हैं अगर एक आदमी की बात करते हैं जो कि वो अपने डेली अर्निंग पे डिपेंड करता है सर्वाइवल के लिए, मतलब जीने के लिए। जैसे कि अगर आपने देखा होगा जो मज़दूर होते हैं डेली वेजर्स होते हैं, जिसे डेली वेजर्स मतलब जिन्हें रोज़ के रोज़ पैसे मिलते हैं, डेली वेजेस मतलब रोज़ के रोज़ पैसे मिलने वाले। जैसे कि अगर कोई मज़दूर है, ठीक है, सब्ज़ी बेचने वाला है या फल बेचने वाला है, उसका क्या है, रोज़ के 300-400 रुपये कमाता है वो, और वही पैसे फिर रोज़ के रोज़ खर्च भी हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं एक ऐसा आदमी जो कि अपनी डेली अर्निंग पे अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए डिपेंड करता है, मतलब एक ऐसा परिवार, एक ऐसा आदमी जिससे अगर रोज़ पैसे ना कमाए वो, तो वो भूखा रहे। अगर मान लो किसी दिन 300 रुपये भी नहीं हुए, 300 रुपये भी नहीं हुए, सब्ज़ी नहीं बिकी उसकी, तो वो भूखा रहेगा उस दिन, क्योंकि उसके पास एक भी कमाई नहीं है। क्योंकि अगर वो रोज़ के 100-200 कमाता है तो वो अपने खाने पर खर्च कर देता है। तो अपने सर्वाइवल के लिए डेली अर्निंग पे, रोज़ की कमाई पर वो डिपेंड करता है। और कुछ लोग होते हैं जिनके महीनों महीनों पर मिलता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है, तो उनका घर का सिस्टम सही होता है। मगर जो लोग रोज़ के रोज़ कमा रहे हैं 100-200 रुपये, उनका क्या है, अगर आज का सुबह कमाएंगे तो रात में तभी खा पाएंगे, अगर नहीं कमाया तो रात में खाना भी गया। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कैन नॉट एफर्ट टू स्किप अ वर्क डे एंड दस कैन नॉट एफर्ट टू गेट इंटेंगल्ड इन लीगल प्रोसीडिंग। और ऐसे लोग अब जो है अपना एक दिन का काम छोड़ के जो है इस जगह पर इन मामलों में नहीं पड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने पहली बात एक दिन का काम छोड़ा, उस दिन के जो 100-200 रुपये कमाते वो भी गए, और साथ साथ उनके पास जो थोड़े बहुत अगर 100-200 रुपये पहले के होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे उसमें पेपर वर्क करने में, कि यहाँ गए वहाँ गए, कोर्ट कचहरी करा, पेपर भरा, ये भरा वो भरा, उसमें भी उन्हें परेशानी होगी क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है मान लो, ठीक है, या अगर पढ़े लिखे हैं चलो सब कुछ कर लेते हैं, मगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो कैसे जाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट अनाउंस द सिस्टम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इन 1980। अब इसके लिए क्या किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट है बच्चों, उसने जो है 1980 में जो है एक सिस्टम अनाउंस कर दिया, एक सिस्टम अनाउंस किया, जारी किया, जिसे कहते हैं हम PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जानते हैं, जो कि 1980 में बनाया गया था ये सिस्टम, टू रिड्यूस डिले इन लीगल प्रोसीडिंग एंड ऑल्सो टू मेक कोर्ट मोर एसेसिबल टू कॉमन पीपल। ये कह रहे हैं किस लिए, कि जो डिले होता है लीगल प्रोसीडिंग में, मतलब जो काम होता है, जो काम टलते रहते हैं, उसे रिड्यूस करने में, वो जो टाला जाता है काम, जो काम बहुत खींचतान के करा जाता है मतलब लंबे समय में, तो उस काम को रिड्यूस करने में, और उसके साथ साथ एंड ऑल्सो मेक कोर्ट मोर एसेसिबल टू कॉमन पीपल, और जो कोर्ट्स हैं सारे उसे ज़्यादा एसेसिबल बनाने के लिए कि वो हर कॉमन पीपल, हर आम जनता, आम नागरिक जो है, आम इंसान जो है उस कोर्ट तक पहुंच पाए, अपील कर पाए, इसके लिए उसे और एसेसिबल बनाया गया PIL के सिस्टम में, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर, जो 1980 में लागू किया गया था। एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल कैन फाइल अ PIL ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन हुज फंडामेंटल राइट हैड बीन वायलेटेड। ये कह रहे हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो मतलब ग्रुप हो लोगों का, या सिंपल कोई एक इंसान अकेला आदमी हो, वो चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी है, वो जो है PIL साइन कर सकता है, फाइल कर सकता है। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन, किसके बिहाफ पर, उस आदमी के बिहाफ पर हुज फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड, जिसके फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट किए जा रहे हैं। मतलब वही तो इंसान जाके केस करेगा जिसके साथ परेशानी है, जिसके घर में चोरी हुई है, वही तो जाके कहेगा कि मेरे घर में चोरी है, या झूठ बोल देगा कोई और भी जाके कि मेरे घर में चोरी हुई है, तो उसी को तो जाने पड़ेगा।
To simplify the procedure of PIL, the court made a provision that even a letter or a telegram addressed to a high court or the Supreme Court could be considered as a PIL. अब ये कह रहे हैं, अब ये प्रोसीजर जो है PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जो ये प्रोसेस है, ये इसका काम है, इसका जो तरीका है, इस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई आसान बनाने के लिए कोर्ट ने क्या किया कि एक प्रोविज़न बनाया, एक ज़रिया तरीका बनाया कि एक लेटर, एक टेलीग्राम एड्रेस भी जो है आपका हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो है PIL के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। मतलब मान लो अगर दिल्ली हमें जाना है, सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगर दिल्ली जाना है, हम दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी अपना लेटर भेज सकते हैं या टेलीग्राम एड्रेस करके टेलीग्राम लेटर भेज सकते हैं, वो भी हमारा एज अ PIL कंसिडर किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है हम वहाँ पर जाके फाइल करेंगे तभी PIL माना जाएगा। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब जो हमारे कोर्ट्स हैं, उन्होंने प्रोविज़न साइन कर दिया है, प्रोविज़न बता दिया है कि जो है PIL का सिस्टम जो है अब हर कोई जाकर अगर इतनी दूर नहीं जा पा रहा है तो वो सिंपली अपना एक लेटर भेजकर या टेलीग्राम एड्रेस भेजकर अपने केस को, अपनी जो उनकी हालत है वो बता सकता है और PIL साइन कर सकता है कहीं भी बैठकर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सामने आएगा उठकर चलकर तभी वो जो है PIL जो है पूरा फाइल करवाएगा तभी PIL माना जाएगा। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर वो PIL भेज रहा है तो लेटर के ज़रिए या टेलीग्राम एड्रेस के ज़रिए भी भेज सकता है। मैनी कंट्रोवर्शियल इशू हैड बीन सॉल्व थ्रू PILs। ये कह रहे हैं अगर हम PILS से बात करें, यानी PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, एस यानी प्लूरल्स हो गया इसका, लिटिगेशन है यहाँ पर, लिटिगेशंस। तो ये जो हमारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसके ज़रिए, इसकी मदद से जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू हैं वो जो है सॉल्व हो जाते हैं इसकी वजह से। मतलब ऐसे कंट्रोवर्शियल मतलब विवाद वाले, जिसमें बहस वाली बात हो, ऐसे बहस वाले जो इशू हैं जिस पर हर कोई बात कर रहा हो, बहस वाली चीज़ें हैं, इस PIL से सॉल्व हो जाती हैं। इवन द मिड डे मील स्कीम टू प्रोवाइड फ्री लंच टू पुअर चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल कुड बिकम अ रियलिटी ड्यू टू अ PIL। ये कह रहे हैं अगर आजकल आपने कभी सुना होगा मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में क्या होता है, बच्चों जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, जो हमारे पुअर गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, पुअर चिल्ड्रन के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल बनाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, फ्री लंच दिया जाता है खाने के लिए। मतलब दोपहर का खाना जो बच्चों को लंच दिया जाता है वो स्कूल की तरफ से फ्री दिया जाता है। तो गवर्नमेंट स्कूल में जो पुअर चिल्ड्रंस को फ्री लंच प्रोवाइड किया जाता है बच्चों, वो जो रियलिटी में दिया जाने लगा, कुड बिकम रियलिटी ड्यू टू अ PIL। ये PIL की मदद से ही रियलिटी में शुरू हुआ। मतलब ये कह रहे हैं जो हमारे मिड डे मील स्कीम जो फ्री लंच प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट स्कूल में गरीब बच्चों को, वो जो है रियलिटी में, सच्चाई में कैसे शुरू हुई, वो PIL की मदद से ही शुरू हुई। पहले सिर्फ लोगों ने सोचा था, फिर PIL फाइल किया गया, PIL फाइल करके फिर जो है मिड डे मील स्कीम जो है हमारी, ये मतलब फ्री खाना बांटने की स्कीम, हर स्कूल, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर जो बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे, उन्हें जो है दोपहर का खाना जो लंच होता है उसे फ्री में देने का जो ये स्कीम निकाली गई थी, वो PIL के ज़रिए ही स्कीम शुरू हो पाई। ये PIL के ज़रिए ही स्कीम रियलिटी में आ पाई, वरना पहले लोग बस सिर्फ सोच ही रहे थे। द कोर्ट वाइल लिसनिंग टू द PIL फॉर मिड डे मील साइटेड आर्टिकल 21 विच गारंटीज फंडामेंटल राइट। ये कोर्ट है हमारा, जब इसने जो है PIL सुना किसके लिए, मिड डे मील के लिए, तो उसने क्या किया, आर्टिकल 21 मील साइटेड आर्टिकल 21 विच गारंटीज फंडामेंटल राइट टू 184। उसमें क्या बताया, आर्टिकल 21 में क्या बताया गया, विच गारंटीज फंडामेंटल राइट, वो किस चीज़ की गारंटी देता है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ, एंड सेड दैट प्रोवाइडिंग मिड डे मील टू नीडी चिल्ड्रेन वुड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट टू द लाइफ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब पीछे आइए वापस एक बार, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के हिसाब से अगर देखें तो वो ये गारंटी करता है कि जो हर बच्चे हैं वो फंडामेंटल राइट टू के बाद अगले पेज पर फंडामेंटल राइट टू किसे गारंटी करता है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ, कि हर किसी को जीने का हक है। एंड सेड दैट प्रोवाइडिंग मिड डे मील टू नीडी चिल्ड्रेन, और उन्होंने ये भी बताया गवर्नमेंट की जो मिड डे मील है वो हर ज़रूरी बच्चों को देना है, प्रोवाइड करना है। इससे प्रोवाइडिंग करने से, इसे अगर हम प्रोवाइड कराएंगे नीडी ज़रूरतमंद बच्चों को अगर हम देंगे तो वुड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, तो वो जो है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा, फंडामेंटल राइट टू लाइफ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारी ज़िंदगी के फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें वो प्रोटेक्ट करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से। फॉर कॉमन पीपल access to court is like access to justice and the system of PIL has provided access to justice to many people। ये कह रहे हैं कॉमन पीपल के लिए, आम जनता के लिए, आम नागरिक के लिए, आम इंसानों के लिए। अगर इंसान कोई कोर्ट जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो अपनी जस्टिस के लिए जा रहा है,
कि अपनी मांग के लिए जा रहा है, ठीक है, अपने हक के लिए ही जाता है। अगर कोई कॉमन इंसान, आम आदमी, आम नागरिक अगर कोर्ट जाता है तो वो मज़े के लिए नहीं जाता है। कोई भी इंसान है तो वो अपने हक की मांग करने जाता है, उस अपने जस्टिस के लिए जाता है, ठीक है। और जो एंड द सिस्टम ऑफ PIL हैज़ प्रोवाइडेड एक्सेस टू जस्टिस टू मैनी पीपल, और ये जो हमारा सिस्टम ऑफ PIL है इसने जो है काफ़ी लोगों को एक्सेस टू जस्टिस जो है प्रोवाइड किया है। प्रोवाइडेड एक्सेस टू जस्टिस टू मैनी पीपल, काफ़ी लोगों को क्या किया है, उसने हक दिलाया है, हक की तरफ पहुंचाया है, ठीक है। अनदर मेजर प्रॉब्लम विच प्रिवेंट पीपल्स एक्सेस टू कोर्ट इज़ द इनऑर्डिनेट डिले इन कोर्ट केसेस। और ये कह रहे हैं दूसरी जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोग बाग जो है कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, या कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहते, या कोर्ट से भागते हैं, या कुछ लोग कोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो वो लोग फिर उससे दूर भागते हैं, हटते हैं, पीछे हटने लगते हैं। इसका एक मेन रीज़न ये है कि इनऑर्डिनेट डिले इन कोर्ट केसेस, जो कोर्ट के केसेस होते हैं उसमें बच्चों डिले होता जाता है, मतलब वक्त तारीख पे तारीख दी जाती है, ठीक है, उन्हें तारीख देते रहते हैं, तारीख देते रहते हैं उन्हें कि इस दिन आइएगा, अगले दिन आइएगा, उस दिन सुनवाई होगी, आज नहीं है, आज कोर्ट में ये है, आज कोर्ट में इस तारीख ये काम हो रहा है, वो हो रहा है। इस तरीके से कोर्ट केसेस में डिले होते रहते हैं तो लोग बाग फिर पीछे हटने लगते हैं, उम्मीद उनकी टूट जाती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इन इंडिया लिंगर ऑन 4 years, ये कह रहे हैं, और जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैं इंडिया के अंदर वो 4 साल से लटके हुए हैं, 4 साल तक खिंचते हुए चले जाते हैं। इवन इन सम इंपॉर्टेंट केसेस लाइक द केस ऑफ असैसिनेशन ऑफ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये कह रहे हैं यहाँ तक के जो हमारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसमें भी ऐसा होता है, जैसे कि हमारा असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उसका असैसिनेशन, मिस्टर राजीव गांधी, इट टुक ऑलमोस्ट 10 year फॉर द लीगल सिस्टम टू रीच अ डिसीजन। जो हमारे मिस्टर राजीव गांधी हैं इन्होंने इसमें जो है इसमें 10 साल लगे थे जब उन्होंने लीगल सिस्टम जो है लेने के लिए, फॉर रीच अ डिसीजन, मतलब डिसीजन बनाने के लिए, एक लीगल सिस्टम तैयार करने के लिए 10 साल लग गए। देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग, ये कह रहे हैं कि यहाँ एक पुरानी बात है, पुरानी कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ये कह रहे हैं जितना जस्टिस जो है डिलेड होगा उतना ही जस्टिस जो है डिनाइड होगा। हैंस ड्यू टू ऑफ टू मच ऑफ डिले जस्टिस इज़ ऑफन डिनाइड टू पीपल। इसीलिए कह रहे हैं, अगर इसीलिए कह रहे हैं, मतलब जितनी आप जस्टिस के लिए देरी करेंगे उतना ही जस्टिस जो है डिनाई होता जाएगा। अगर आपको लग रहा है आप किसी को हक दिला रहे हैं, उसके लिए आप वक्त लगा रहे हैं, तो उसका मतलब हक नहीं दिला रहे हैं, आप उसके हक को और छीन रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसके हक को। हैंस ड्यू टू, इसी वजह से, ऑफ टू मच डिले की वजह से जस्टिस इज़ ऑफन डिनाइड टू पीपल, जो जस्टिस है वो पीपल के लिए डिनाइड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट यानी इसकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम इसके ग्लॉसरी, ये लिखा है हमारा ग्लॉसरी, तो बच्चों आपको ये भी पढ़ना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये भी पढ़ना होता है, इसकी भी डेफिनेशन आपको पढ़नी होती है क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कोई भी क्लास हो 6, 7, 8 और जितने भी मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं सिविक्स के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, ये तो आज मेरा सिविक्स का है, मैंने ज्योग्राफी में बताया था, हिस्ट्री में बताया था आपको कि जितने ये ग्लॉसरी होते हैं ये आपको याद करने होते हैं। मैं 1-2 नंबर का ये भी दे सकता हूँ एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, हो सकता है मैं वॉलेशन के एग्जाम पूछ लूँ, ओरिजिनल क्या होता है ये पूछ लूँ, ठीक है, कंपेंसेशन क्या होता है ये पूछ लूँ, या इक्वेटल क्या होता है ये पूछ लूँ। तो आपको ये पूरी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी जो आप इसकी डेफिनेशन इसके सामने लिखी हुई है। कॉपी में आपको नहीं लिखने को कह रहा हूँ मैं, ना आपको बुक में कुछ करना है, बस आपको सिंपली इसे क्या करना है, याद करना होता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लर्न, ठीक है, इसे क्या करना है आपको, इसे याद करना होता है, ये आपके एग्ज़ाम में आ जाता है और आपको ये नॉलेज ही बढ़ाता है वैसे भी आपको। चलिए अब आ जाइए इसकी एक्सरसाइजेस पर, जो कि हम 1 by 1 अब एक्सरसाइजेस करेंगे। पहला है हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, यानी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये हमें बुक में ही करना होता है। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्या है बच्चों, इसमें पहला देखिए यहाँ पर फर्स्ट है हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज़, ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने नंबर के जजेस होते हैं, मतलब कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसका ऑप्शन है हमारा ए, कितने जजेस होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पहला है हमारा 34, दूसरा 26 यानी 26, उसके बाद 27, उसके बाद 28। तो हम सभी को पता है हमारे, जैसे यहाँ पर लिखा है 25 जजेस एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस कंस्टिट्यूट द सुप्रीम कोर्ट एट अ प्रेजेंट। आज के ज़माने की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे अभी जो चल रहा है मौजूदा, वो 25 जजेस हैं, उसके साथ साथ चीफ जस्टिस हैं, मतलब एक्सक्लूड कर दिया है। मगर अगर हम नंबर ऑफ जजेस की बात करें सुप्रीम कोर्ट में, वो कितने होते हैं, 34, ठीक है, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कितने हैं अभी, तो हमने यहाँ पर 34 लगा दिया, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पीछे दिया है, हम सभी दिखाते रहेंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट वाले पे आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एट प्रेजेंट देयर आर 34 अदर जजेस बट इट मे बी इंक्रीज अप टू 34। ये कह रहे हैं आज के ज़माने में जो हमारे प्रेजेंट में है, यहाँ पर वैसे इन्होंने गलत लिख दिया, यहाँ पर 25 होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था,
25 जजेस आज के ज़माने में मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए था एट प्रेजेंट देयर आर 25 अदर जजेस बट इट में भी इंक्रीज अप टू 34। ये कह रहे हैं इस टाइम जो हमारे अदर जजेस मौजूद हैं वो 25 हैं, मगर अब वो जो है 34 से भी ऊपर जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 34 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है 25 दिया नहीं है, तो 25, 26, 27 कुछ हमारा 26, 27, 28 दिया है, तो ये हमारे तीनों है नहीं। 25 होता तो हम 25 लगाते क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारे 25 ही जज हैं, मगर 34 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर 34 हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर आप टिक कर दिए। फिर बी सेकंड क्या है हमारा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी इम्पीच बाई एन ऑर्डर ऑफ द। ये कह रहे हैं जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है या हमारे हाई कोर्ट का जो जज है वो जो है इम्पीच किया सकता है बाई एन ऑर्डर ऑफ द। किसके ऑर्डर की मदद से जो है, मैंने बताया था पूरा इम्पीचमेंट के प्रोसेस से उससे हटाया जा सकता है। तो वो कौन होता है जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस करता है या इम्पीच करता है? तो मैंने आपको बताया था वो कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को इम्पीच कर सकता है, यानी उस पर जो है उसे हटा सकता है। उसका पूरा मैंने बताया था इम्पीचमेंट प्रोसेस है पूरा, वो भी एक्सप्लेन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट। थर्ड है अ हाई कोर्ट डज नॉट हैव। ये कह रहे हैं हाई कोर्ट के पास क्या नहीं होता, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता, ये नॉन ऑफ दीज। तो हाई कोर्ट वाला भी मैंने पीछे ही पढ़ाया है, चलिए आपको यहीं पर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट के पास क्या नहीं होता, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, उसके बाद पावर ऑफ इशू सर्टेन रिट्स, उसके बाद कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी ओरिजिनल भी है, इसके बाद एपिलेट भी है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन में क्या क्या लिखा है, यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है ओरिजिनल, एडवाइजरी और एपिलेट। तो एडवाइजरी की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ देखिए एडवाइजरी वाला जो हमारा था वो किस में था बच्चों, यहाँ था एडवाइजरी फंक्शन सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। हमारे इसमें जो है एडवाइजरी वाला दिया नहीं है, इसमें हमारे ऑप्शंस क्या हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, सी है हमारा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ये नॉन ऑफ दीज। इन तीनों में से, चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारा जो हाई कोर्ट है उसके पास नहीं होती। तो जैसा कि अभी हमने देखा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है हमारा हाई कोर्ट के पास नहीं होती है, वो कि हमारे किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद फोर्थ है व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये कह रहे हैं हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होती है उसकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है, मतलब कितने साल के हो जाते हैं जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो रिटायर होते हैं। तो अभी मैंने बताया था वो 62 के होते हैं, यहाँ पर देखिए पीछे ही भी बताया मैंने, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उसका टेन्योर बताया था मैंने, टेन्योर मतलब वक्त। तो यहाँ पर द जज शैल होल्ड ऑफिस टिल ही अटेन द एज ऑफ 62, ये मैंने हाई कोर्ट की बताई है, ठीक है 62। और उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का बताया था वो कितना था, 65 साल। इसका कितना है, हाई कोर्ट का पूछा इन्होंने, तो ये 62 होता है, तो इसका ऑप्शन 62 पे टिक कर दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लगाइए 62, यानी बी ऑप्शन। उसके बाद है व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कितनी रिटायरमेंट एज होती है, मतलब कितनी एज चाहिए जब रिटायर हो जाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट पे आइए, उसका हम टेन्योर देखते हैं। टेन्योर में अभी मैंने बताया था, टेन्योर कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है बच्चों, उसका जो है कितना होता है 65, क्या 65 होती है, ठीक है। कितनी होती है टेन्योर, कितनी होती है बच्चों, मैंने बताया था कितनी होती है 65। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे 65 पर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर 65 पर टिक कर दिए, इसका 65 है सुप्रीम कोर्ट का, और इसका कितना है 62 है, किसका, हाई कोर्ट का। अब ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो हो गए, यानी चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस हो गए। पहले का आपका है ऑप्शन नंबर ए 34, दूसरे का है ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट, तीसरे का है ऑप्शन नंबर सी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, चौथे का है ऑप्शन नंबर बी 62 ईयर, पाँचवें का है ऑप्शन नंबर सी 65 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑप्शन नंबर एक्सरसाइज बी पर। स्टेट ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू फॉल्स बताना है। एक्सरसाइज बी है हमारी, देखिए पहली क्या है, फर्स्ट देखिए क्या है, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये कह रहे हैं जो बच्चों चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई काम नहीं होता, तो ये क्या हो गया फॉल्स, पहला फॉल्स है। इसी के आगे लिख लिए, जगह तो वैसे दी नहीं है इन्होंने। सेकंड है एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ जज बिसाइड द चीफ जस्टिस कैन नॉट बी मोर देन 25। ये कह रहे हैं अगर हम आज के प्रेजेंट की बात करें तो हमारे जो जज होते हैं चीफ जस्टिस को हटा के वो 25 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये क्या है फॉल्स है, मैंने बताया था वो 34 तक जा सकते हैं। वैसे तो 25 हैं, अभी हम बात करें तो वो 25 हैं, मगर 34 तक हो सकते हैं। अभी मैंने पीछे पढ़ाया है आपको, ठीक है 25 हैं
34 तक हो सकते हैं। तो ये क्या है, फॉल्स हो गया। थर्ड है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मीन्स द अथॉरिटी टू हेयर केसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कह रहे हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि जो है अथॉरिटी मीन्स द अथॉरिटी टू हेयर केसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, कि मतलब वो किसी के पास ये अथॉरिटी होना कि वो किसी केस को पहली बार सुन रही है। क्या, पहली बार सुनने की उसके पास अथॉरिटी होना, इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ये वाला हमारा ट्रू है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पर आप ट्रू लिख दिए। फोर्थ क्या है, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, वो जो इंडिया के चीफ जस्टिस होते हैं उसके ज़रिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर बताया था बच्चों, यहाँ पर अभी पीछे आपको बताया था कि जो जजेस होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया था, एक मिनट पीछे आइए, अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर लिखा है द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट स्टेट हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे अपॉइंट करते हैं, मगर किसकी कंसल्टेशन में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, ठीक है। उस स्टेट का जो गवर्नर होगा उसकी नज़र में, उसकी राय के साथ, उसके साथ मिलकर, और जो चीफ जस्टिस होगा इंडिया का उसके साथ, उसके कंसल्टेंसी के अंदर, यानी उसके कंसल्टेशन के अंदर रहकर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस नहीं अपॉइंट करता है। काम किसका है, ये प्रेसिडेंट का है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर इन्होंने प्रेसिडेंट की जगह इन्होंने क्या लिख रखा है, यहाँ पर हमारा चीफ जस्टिस लिख रखा है। तो ये क्या हो गया हमारा, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये हो गया फॉल्स। चीफ जस्टिस के कंसल्टेंसी के अंदर होता है, ना कि चीफ जस्टिस उसे अपॉइंट करता है। तो क्या हो गया, फॉल्स। द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग इन ऑन द प्रेसिडेंट। ये कह रहे हैं जो एडवाइस है सुप्रीम कोर्ट का वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंड करती है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। मैंने बताया था अगर प्रेसिडेंट को कोई राय देती है तो वो उसकी मर्ज़ी है कि वो उसे, सॉरी एक मिनट, अब देखिए, तो उसकी मर्ज़ी है वो उसे राय को, उसको जो उसके जो मशवरा है उसे माने ना माने, ठीक है। तो ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस दे रही है प्रेसिडेंट को, वो ऐसा नहीं है कि उसमें प्रेसिडेंट बंद गया, उसे करना ही करना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो फॉल्स है बिल्कुल, ठीक है। पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फिर हमारा फॉल्स, फिर पांचवा फॉल्स। तो ये हमारा फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम द वर्ड प्रोवाइडिंग इन द बॉक्स। ये कह रहे हैं आप ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करिए, इस ब्लैंक्स को फिल करिए, ठीक है। ये जो वर्ड्स आपके बॉक्स में दिए हुए हैं इसकी मदद से। तो पहला है ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ टेकन अंडर द डैश लॉ। ये कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की जो ब्रीच है उसे जो है किस लॉ में लिया जाता है। तो इसमें सिंपल सा ये पूछा है कि जो ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ टेकन अंडर द डैश लॉ। ये कह रहे हैं जो ब्रीच मतलब दरार, अगर हम किसी भी फंडामेंटल राइट्स को जो है किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को तोड़ रहे हैं, उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो मैंने बताया था वो किस में आता है, सिविल लॉ में आता है। यहाँ पर देखिए अभी पीछे बताया था आपको जब हमने पढ़ाया था कि द एक्ट डील विद हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को अगर हार्म पहुँचाने का ये डील, ऐसा एक्ट करना जिसमें जो है इंजरी करी जा रही है, उससे नुकसान किया जा रहा है, उसके राइट्स को या हार्म पहुँचाया जा रहा है, तो वो सिविल राइट केसेस में आते हैं। किस में आते हैं, सिविल केसेस में। तो ये क्या हो गया, अंडर द सिविल केसेस, ये हो गया हमारा अंडर द सिविल केसेस। अब इसी में सेकंड है हमारा, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स इसमें है एन ऑफेंस इज टेकन अंडर द। ये कह रहे हैं ऑफेंस होता है मतलब किसी भी कानून को तोड़ना या किसी भी कानून को ना मानना, उसका उल्लंघन करना, ठीक है, उससे ना मारना। तो ये क्या होता है, एन ऑफेंस इज टेकन अंडर द क्रिमिनल लॉ। ये हमारा क्रिमिनल लॉ में आता है। अभी ये भी आपको पीछे दिखाते हैं, क्रिमिनल लॉ वाले पे ही देखिए, ये वाला यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट दैट इज डिफाइंड बाई लॉ एज ऑफेंस। जो कि ऐसा काम बता दिया गया हो जो कि ऑफेंस बताया गया हो, डिफाइंड बाई लॉ, जो कि कानून के जरिए ऑफेंस बता दिया गया हो, ऐसा कोई एक्ट करता है, ऐसा कोई काम कंडक्ट करता है, तो उसे हम कह देते हैं, जैसे कि चोरी, चकारी, मर्डर, जो कि कानून के जरिए सख्त मना कर दिया गया है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, क्रिमिनल केसेस आ जाता है ये सारा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया क्रिमिनल। पहले में आप लिख लिए सिविल, दूसरे में लिख लिए क्रिमिनल। उसके बाद थर्ड है द सुप्रीम कोर्ट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ जजमेंट अनाउंस बाई। ये कह रहे हैं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो किसका रिकॉर्ड रखता है, जजमेंट का रिकॉर्ड रखता है, किसके ज़रिए जो अनाउंस किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट। क्रिमिनल हो गया हमारा, सिविल हो गया, PIL हो गया, FIR हो गया। तो FIR तो नहीं होगा, FIR का तो सिंपल यहाँ पर हमारा फिफ्थ है, और PIL हमारा नेक्स्ट है। यहाँ पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये कह रहे हैं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो किसके रिकॉर्ड रखता है, वो अपनी खुद की तो रिकॉर्ड रखेगा। द सुप्रीम कोर्ट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ जजमेंट अनाउंस बाय अ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट खुद के ही तो अपने रिकॉर्ड्स रखेगा, जो अपने उनके खुद के ज़रिए जो अपने जजमेंट अनाउंस किए गए हैं, तो उसके रिकॉर्ड कहाँ रखेगा, वो कौन रखेगा, वो अपने खुद ही तो सुप्रीम कोर्ट रखेगा, वो हाई कोर्ट में थोड़ी ना पहुँचाएगा,
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजमेंट बनाए गए हैं, जो भी जजमेंट रिकॉर्ड्स किए गए हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स कहाँ पर रखे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। तो ये क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ है हमारा, अ डैश कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ द इफेक्टेड पार्टी। ये कह रहे हैं इफेक्टेड पार्टी के बिहाफ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक इंसान, अकेला इंसान, इंडिविजुअल जो है क्या फाइल कर सकता है? कैन बी फाइल्ड, क्या? PIL। ठीक है, मैंने बताया था PIL साइन कर सकता है वो। ठीक है, क्या साइन कर सकता है? PIL। फिर हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ, द डैश नीड टू बी फाइल्ड बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ। ये कह रहे हैं कोई भी क्रिमिनल लॉ को प्रोसीड करने के लिए एक हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? FIR की। अगर आपने सुना होगा कभी, आप FIR करते हैं या कोई भी FIR करता है, पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हम सबसे पहले FIR करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों? कि वो कार्रवाई शुरू की जाए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो, सबसे पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की जाती है जिसके बिहाफ पर की कार्रवाई अब हम शुरू कर सकते हैं। उस आदमी ने हमें आके कहा है कि उसके साथ ऐसा हुआ है, वो एज अ एविडेंस के तौर पर, मतलब सबूत के तौर पर कि हाँ सच में ऐसी फाइल हुई है केस। ऐसे ही अपने आप फर्जी बाड़ा करने के लिए नहीं कि कहीं भी गए और किसी को ही पीट के मार के उठा लाए कि तुमने यहाँ पर उसे मारा है। उससे पहले कोई आके केस करेगा ना कि वहाँ पर उसने मेरे पर्स छीना है, उसने मेरा मोबाइल छीना है, उसने मेरा घर हड़प लिया है। तो इस तरह से पहले FIR की जाती है कोई भी केस आगे प्रोसीड करने के लिए। फिर आया आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ, एक्सरसाइज E, जो कि हर बार की तरह हमें किस में करनी होती है बच्चों? ये कॉपी में करनी होती है और ये भी हमें किस में करनी होती है? कॉपी में। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिख लिए इन कॉपी। आप मत लिख लिए, मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपको याद रहे बस। तो यहाँ पर आपको ये कॉपी में करना है, ये भी आपको किस में करना है? कॉपी में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आपको याद रहे। बस E और F ही आपको कॉपी में करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ में। पहला, व्हाट इज़ PIL? PIL क्या होता है? तो PIL क्या होता है ये भी अभी मैंने पीछे आपको बताया था। तो इसका आंसर पेज नंबर 183 पर है। पेज नंबर 183 पर इसका आंसर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पेज नंबर 183 पर इसका आंसर मौजूद है। आंसर नंबर फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज E पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज E का जो आंसर नंबर फर्स्ट है वो हमारा पेज नंबर 183 पर है। व्हाट इज़ PIL? तो यहाँ देखिए PIL का हमने यहाँ पर बताया था अभी आपको। द सुप्रीम कोर्ट अनाउंस द सिस्टम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL in 1980 to reduce delay in legal proceeding and also to make court more accessible to common people. Any organization or individual can file a PIL on behalf of a person whose fundamental right had been violated. To simplify the procedure of PIL, the court made a provision that even a letter or a telegram addressed to a high court or supreme court could be considered as PIL. तो यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखना होगा, ठीक है। यहाँ से पूरा यहाँ तक आपको लिखना होगा PIL होता क्या है। तो ये आंसर नंबर क्या हो गया बच्चों? आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? ये एक्सरसाइज D है। एक्सरसाइज D है, आंसर नंबर फर्स्ट है, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट पूरा है बच्चों, यहाँ से लेकर द सुप्रीम कोर्ट से लेकर PIL तक। फिर पेज नंबर कौन सा है? 183। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज हमारी C के बाद D होनी चाहिए थी, ABCD। यहाँ पर इन्होंने D नहीं लिखा है, ये इनकी गलती है बुक वालों की, ठीक है। ये बुक वालों की गलती है, इन्होंने E लिख रखा है। तो एक्सरसाइज कौन सी हुई है हमारी? यहाँ पर कौन सी है? ये एक्सरसाइज A है, ठीक है। यहाँ पर देखिए A एक्सरसाइज है, उसके बाद हमारी कौन सी है? B एक्सरसाइज है, उसके बाद C है, उसके बाद इन्होंने D नहीं लिखी है। तो E का काट कर दिए D, ये हमारी हो गई D, और ये हमारी काट कर इससे मतलब इसी पर बना दिए E, ये हमारी E हो गई, ठीक है। एक्सरसाइज E हो गई। इन्होंने बस मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर इन्होंने E लिख दिया था, D खा गए थे बीच में ये। चलिए, तो D एक्सरसाइज हो गई हमारी। D एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसका, व्हाट आर द 3 लेवल ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। ये करें इंडिया के अंदर 3 लेवल की जुडिशरी जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ये बताना है हमें। तो ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, ये आपका होमवर्क है। ये आपको होमवर्क में बताना है कि 3 लेवल के बस नाम बताने हैं, एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। कि जो इंडिया के 3 लेवल हैं जुडिशरी के, उसके बस आपको सिंपली नाम बताने हैं। इसमें कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कि मतलब 3 लेवल को बताकर फिर एक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है। सिंपल आपको 3 लेवल को डिफाइन करना है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है? द 3 लेवल ऑफ जुडिशरी इन इंडिया आर करके फिर तीनों लेवल के नाम लिख देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड। ये कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो थोड़े बड़े आंसर आना शुरू हो गए कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसे अपॉइंट कैसे करा जाता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड। सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उसे अपॉइंट कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज D, यहाँ पर है अपॉइंटमेंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद अदर जजेस एज ही मे
find necessary. Normally, the senior most judge of the Supreme Court or the High Court is elevated to the position of Chief Justice for appointment of other judges of the Supreme Court. Or High Courts, the President has to consult the Chief Justice and may also consult judges as he may deem necessary. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्होंने किसका पूछा है क्वेश्चन नंबर, फिर से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन्होंने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, किसे जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर पेज नंबर 180 पर यानी पेज नंबर 180 पर सिंपल लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट करता है और बाकी हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें भी, ड्यू टू कंसल्टेशन विद अदर जजेस, जो कि अदर जजेस के कंसल्टेशन के साथ होता है, एज ही में फाइंड नेसेसरी, अगर उसे लगता है कि ज़रूरत है तो। उसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉर्मली जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हें ही जो है हाई कोर्ट, और जो हाई कोर्ट के उन्हें ही जो है चीफ जस्टिस की पोजीशन दे दी जाती है। मगर हमसे चीफ जस्टिस के बारे में नहीं पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जजेस को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर लिखा है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द प्रेसिडेंट हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस एंड मे ऑल्सो कंसल्ट जजेस एज ही में डीम नेसेसरी। तो यहाँ पर लिखना है आपको फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, यहाँ पर लिखना है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द, ऑफ के बाद ऑफ द जजेस ऑफ द, ठीक है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अदर हटा देना है बीच में से, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद ये बीच की लाइन छोड़नी है, और हाई कोर्ट, ठीक है, ये काटना है, ये नहीं लिखना है। उसके बाद ये वाली लाइन जो मैं बीच से काट रहा हूँ ये वाली आपको नहीं लिखनी है। देखिए मैंने लाइन के ऊपर काटा है, आपको नहीं लिखना है, कॉमा ये ब्रैकेट वाला नहीं लिखना है, मैंने देखिए लाइन काटी है, ये अंडरलाइन नहीं की है, ये मैंने कट किया है, ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको। यहाँ से लिखना है आपको आंसर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, ठीक है, और हाई कोर्ट्स द प्रेसिडेंट हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस एंड मे ऑल्सो कंसल्ट जजेस एज ही मे डीम नेसेसरी, ठीक है। यहाँ तक आंसर नंबर 3 हो गया आपका, आंसर नंबर 3 हो गया। एक्सरसाइज कौन सी हो गई, डी हो गई, एक्सरसाइज डी है बच्चों ये। यहाँ से फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द प्रेसिडेंट हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस एंड मे ऑल्सो कंसल्ट जजेस एज ही मे डीम नेसेसरी, ठीक है। जो बीच के मैंने काट रखे हैं वो आपको नहीं लिखना है, बस इतना आंसर हो गया, आंसर नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आंसर नंबर 3 हो गया, पेज नंबर 180 पर हो गया, पेज नंबर 180 पर इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविल लॉ, ये कह रहे हैं आपको सिविल लॉ से क्या समझ में आता है। तो क्वेश्चन इसका आपका हाउ आर जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड, अभी कह रहे हैं हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का तो हमने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट का हो गया हमारा पेज नंबर 180 पर, जो भी हमने बताया है क्वेश्चन नंबर 3 वो पेज नंबर 180 का पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, वो सुप्रीम कोर्ट का था। अब पूछ रहे हैं हाई कोर्ट का कि हाई कोर्ट में जो है जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उन्हें कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो इससे पीछे वाले पेज पर आइए, पेज नंबर 182 पर, क्या पेज नंबर 182 पर, यहाँ पर पहले पेज नंबर लिख लिए, पेज नंबर 182 पर आंसर नंबर 4 मौजूद है आपका, आंसर नंबर 4 पेज नंबर 182 पर यहाँ पर देखिए। The judges of state high court are appointed by the President of India in consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the concerned state and the Chief Justice of the concerned High Court, ठीक है। इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस की नहीं पूछी है, बस हमारी जजेस की पूछी है, तो हम यहीं तक लिखेंगे। ये तो हमारी चीफ जस्टिस की बात आ गई, ठीक है, हमें चीफ जस्टिस की बात नहीं करनी है, सिर्फ जजेस की बात करनी है। तो यहाँ तक आंसर हो गया, आंसर नंबर 4। एक्सरसाइज आपके बुक में ई लिखा होगा मगर ये डी है बच्चों, ये डी है, मिस प्रिंट कर दिया है इन्होंने, एक्सरसाइज डी है। आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज डी, अपॉइंटमेंट की बात करी थी हमने जजेस की, यहाँ से यहाँ तक आंसर नंबर 4 हो गया, ठीक है। पेज नंबर 182, पेज नंबर 182 ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविल लॉ, सिविल लॉ से आपको क्या समझ में आता है ये बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए, सिविल लॉ क्या है बच्चों। सिंपल सी बात करें तो इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा है सिविल लॉ को और क्रिमिनल लॉ। तो हमने सिविल लॉ को बताया था कि सिविल लॉ में क्या है, द सिविल लॉ, यहाँ पर देखिए द सिविल लॉ डील विद द हार्म, क्या द सिविल लॉ डील विद द हार्म, यहाँ से है आपका कि सिविल लॉ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 वैसे तो छोटा सा आंसर है, आपको खुद ही करना चाहिए, तो चलिए हम करा देते हैं। द सिविल लॉ डील विद द हार्म, और हार्म के बाद और पेज नंबर 180 पर है इसका आगे, हार्म और इंजुरी टू राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, disputes, rent matters, divorce cases, etc. The courts give the specific relief asks for। अब ये छोड़िए, इतना नहीं करना है हमें, सिंपली हमें यहाँ से करना है। पेज नंबर 170 पर आइए, सिविल लॉ से लेकर
हमारा पहले आपको बताना है द इंडियन लीगल सिस्टम डील विद क्रिमिनल लॉ एंड विद द सिविल लॉ केसेस। तो सिविल लॉ केसेस में हमारा यहाँ पर बताया था मैंने, पहले क्रिमिनल लॉ को बताया था। क्रिमिनल लॉ में क्या आती है, चोरी चकारी, औरतों को मारना पीटना, जहेज के केस में ये औरतों को मारना पीटना सब क्राइम केस में आ जाता है, क्रिमिनल लॉ के अंदर आ जाता है। व्हेन द एक्यूज इज फाउंड गिल्टी दे कैन बी सेंट टू द जेल एंड ऑल्सो फाइंड। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी जिसने काम किया है, गलत काम किया है, अगर उसे गलत पकड़ा गया, उसके खिलाफ सारे केसेस आए, ठीक है, केस को सोल्व किया और उसकी गलती आई तो उसे जेल भेजा जाएगा और फाइन किया जाएगा। उसके बाद सिविल लॉ की बात करते हैं। तो सिविल लॉ यहाँ से शुरू हुआ है। सिविल लॉ डील विद द हार्म। सिविल लॉ जो है डील करता है किससे, हार्म से, यानी नुकसान से। और हार्म और यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, हार्म और, फिर पेज नंबर 180 पर, बहुत नीचे है, आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, दोबारा देखिए। द सिविल लॉ डील विद द हार्म और के बाद यहाँ पर हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, डिस्प्यूट्स, रेंट मैटर, डाइवोर्स केसेस एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या है, सिविल लॉ के अंडर में आता है। या हम सिंपल यहाँ से सिविल केसेस की बात कर सकते हैं। द एक्ट डील विद हार्म और इंजरी और टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, एग्जाम्पल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और लैंड ऑफ ईजमेंट, ये हमारे सिविल केस में आता है। द इफेक्टेड पार्टी ओनली कैन फाइल अ पिटीशन टू द रिलेवेंट कोर्ट। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड बाय द पेटिशनर इज गिवन बाय द कोर्ट। ये जो है स्पेसिफिक रिलीफ जो हमारा पेटिशनर्स के ज़रिए आस्क किया जाएगा वो क्या होगा, वो कोर्ट के ज़रिए दिया जाएगा। तो इसमें सिंपल सा यहाँ तक, पहले आपको यहाँ तक लिख लेना है, एक्सेट्रा तक, पहले आपको एक्सेट्रा तक लिख लेना है। इंजरी टू अ राइट ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ तक लिखने के बाद फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड, डिस्प्यूट, रेंट मैटर, डाइवोर्स केस एक्सेट्रा, यहाँ तक लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिख लेना है द अफेक्टेड पार्टी ओनली, क्या यहाँ पर लिखना है आपको, द अफेक्टेड पार्टी ओनली कैन फाइल अ पेटिशन टू द रिलेवेंट कोर्ट। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीज, क्या स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड बाय द पेटिशनर इज गिवन बाय द कोर्ट। ये वाले पॉइंट भी आपको इसी में लिखने हैं, ये वाला नहीं लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत कहाँ से होगी, आंसर नंबर 5, क्या शुरुआत कैसे होगी, आंसर नंबर 5 की, पेज नंबर 179, पेज नंबर 179, आंसर नंबर 5 यहाँ से एक्सरसाइज डी यहाँ से शुरू होगा हमारा द सिविल लॉ से लेकर, और पेज नंबर 179 से शुरू हुआ आंसर नंबर 5, और पहले फिर यहाँ तक लिखेंगे, एक्सेट्रा तक लिखने के बाद ये वाले दोनों पॉइंट लिख लेने हैं। और BC करके मत लिखिएगा, ऐसे करके पॉइंट बना के लिखिएगा, ठीक है, ऐसे करके पॉइंट बना के लिखिएगा। ये हमारा आंसर नंबर 5 हो गया, आंसर नंबर 5 हो गया एक्सरसाइज डी का, इसका दूसरा पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट हमने पीछे लिखवा दिया। आंसर नंबर 5 हो गया एक्सरसाइज डी का, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। तो मैं यहाँ पर 3 पॉइंट बना देता हूँ, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या था, ये पहला पॉइंट था, ठीक है। यहाँ तक पीछे से शुरू होता है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से ये वाला छोड़ के ये दोनों पॉइंट लिख लेने हैं, ठीक है। ये मत लिखिएगा कुछ भी, सिविल केसेस वेसेस कुछ नहीं, बस पॉइंट लगा के दोनों लाइन लिख दिएगा। आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 179 और पेज नंबर 180 पर इसका आंसर है। तो आप जल्दी से इसके पेज वापस आ जाइए क्वेश्चन पर। इसका आंसर कहाँ पर है, पेज नंबर 179 और पेज नंबर 180 पर। तो ऐसे करके मैं दोनों पेज लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3 लेवल बतानी है जुडिशरी की इंडिया के अंदर, ये आपका होमवर्क है। अब आ जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। ये डिटेल में क्वेश्चन बताने हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बीच में डिफरेंस क्या है, जल्दी से पेज नंबर 180 पर आ जाइए। क्या, पेज नंबर 180 पर आ जाइए। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ यानी क्रिमिनल केसेस और जो हमारे सिविल केसेस हैं उसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 180 पर। ये हो गया हमारा लीगल सिस्टम की ब्रांचेस हमारी, क्रिमिनल केस और सिविल केस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ कर देंगे, इसका कर देंगे क्रिमिनल लॉ, इसका सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो हमारा होता है डील विद द कंडक्ट ऑफ एक्ट, ये हमारा पूरा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कर देंगे लॉ, यहाँ पर कर देंगे लॉ, ठीक है। क्या कर देंगे, लॉ। ये हो गया हमारा पूरा आंसर नंबर 1। एक्सरसाइज ई शुरू हो गई ना, एक्सरसाइज ई का आंसर नंबर 1 है पूरा। ये क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ऐसे ही लाइन करके एक तरफ लिखेंगे क्रिमिनल लॉ, एक तरफ लिखेंगे सिविल लॉ। ये दोनों पॉइंट तो हमारे आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज डी में भी आ रहे हैं, मगर ये पूरे तीनों पॉइंट और ये तीनों पॉइंट हमें लिखने हैं आंसर नंबर 1 एक्सरसाइज ई का। एक्सरसाइज ई का आंसर नंबर 1 है ये। पेज नंबर कौन सा है बच्चों, पेज नंबर है 180, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आप पेज नंबर लिख दिए क्वेश्चन के आगे, पेज नंबर 180। तो पेज नंबर 180 पर इसका आंसर है हमारा, डिफरेंस बताना था क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ के बीच में।
क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फंक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, फंक्शन को है, उसे हमें एक्सप्लेन करना है। बहुत बड़ा है, हद से ज़्यादा बड़ा है, हद से ज़्यादा बड़ा है। तो पहले आप क्वेश्चन देख लिए, मतलब इसका आंसर देख लिए, फंक्शन और पावर बतानी है हमें सुप्रीम कोर्ट की। तो आ जाइए आप पहले सुप्रीम कोर्ट वाले पे। पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 181 टॉप पर देखिए, पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहला हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी फंक्शन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट। कितना बड़ा आंसर लिखेंगे आप, तो इसे एक्सप्लेन करना यानी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बाद स्पेशल लीव टू अपील, पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ये सब जो है किसका काम है, किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो आपको आंसर कैसे लिखना है बच्चों, एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम। क्या नहीं करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, सिंपली क्या लिखेंगे, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ वास्ट एन इनॉर्मस ज्यूरिसडिक्शन, इट्स पावर कैन बी क्लासीफाइड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। यहाँ से लिखेंगे आप यहाँ तक। आंसर नंबर कौन सा है बच्चों, आंसर नंबर कौन सा है, 2 है। एक्सरसाइज कौन सी है, ई। वैसे लिखने को तो सारा लिखना पड़ेगा क्योंकि डिटेल में कहा है उन्होंने। डिटेल का मतलब खूब एक्सप्लेन करके बताओ, बड़ा चढ़ा कर बताओ, डिटेल में बताओ। हेडिंग ही हमारी क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, यानी डिटेल में बताओ। मगर इतना बड़ा हम करेंगे नहीं, तो सिंपली आपको आंसर नंबर 2 पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद खाली ये हेडिंग लिखनी है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, खाली हेडिंग लिखनी है, इसके अंदर का कुछ नहीं, ये ग्रीन वाले खाली लिखने हैं। उसके बाद एपलेट ज्यूरिसडिक्शन, खाली ग्रीन वाला, ठीक है। एपलेट ज्यूरिसडिक्शन में हमारे 3 तरह के हो गए, सच अपील्स कैन बी मेड इन द 3 टाइप्स ऑफ केसेज। तो इसके अंदर एपलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आप ये वाली लाइन और लिखेंगे, या ये छोड़ दिए, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप इसे रहने दिए। एपलेट ज्यूरिसडिक्शन खाली, फिर एडवाइजरी फंक्शन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, खाली जितना मैं ग्रीन वाला बता रहा हूँ वही लिखना है आपको, ठीक है। प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, कॉमा लगा के लिखते चले जाएंगे। पहले आप यहाँ से लिखेंगे, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ वास्ट एन इनॉर्मस ज्यूरिसडिक्शन, इट्स पावर कैन बी क्लासीफाइड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। पहला आप लिखेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, कॉमा, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन, कॉमा, उसके बाद एडवाइजरी फंक्शन, कॉमा, उसके बाद गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमा, उसके बाद प्रोटेक्टर और फंडामेंटल राइट्स, फिर कॉमा, फिर उसके बाद पेज नंबर 182 पर है, और ठीक है। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट के बाद नेक्स्ट पेज पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बाद फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे स्पेशल लीव टू अपील, फिर कॉमा, उसके बाद पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, उसके बाद फुल स्टॉप यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 2 यहाँ पर आके एक्सरसाइज ई का कंप्लीट हो गया। खाली ग्रीन वाले जो मैंने बताए, खाली जो मैंने ग्रीन वाले बताए, सिर्फ और सिर्फ वही आपको करना है, ठीक है। खाली जो मैंने ग्रीन वाले बताए वही करना है, उसके अंदर का कुछ नहीं लिखना है। पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद ये ग्रीन वाले जितने भी हैं ये आप नाम लिखते चले जाएंगे, कॉमा लगा के, ठीक है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 181 पे है इसका आंसर, और पेज नंबर 182 पर है हमारा। तो चलिए इसका हम पेज नंबर लिख देते हैं। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 181 एंड 182। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। ये कह रहे हैं जुडिशरी का क्या रोल है, तो इतनी देर से हम जुडिशरी ही तो पढ़ रहे हैं, जुडिशरी का क्या रोल है, सिंपल ये बताना है हमें। तो ये थोड़ा बड़ा होगा आंसर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सबसे टॉप मतलब शुरुआत के पेज में आ जाइए, पेज नंबर 178 पर, पेज नंबर 178, पेज नंबर 178, रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का रोल क्या है। तो पेज नंबर 170 पर आइए, फंक्शन ऑफ जुडिशरी में देखते हैं। फंक्शन ऑफ जुडिशरी में देखिए, द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द जुडिशरी आर एज फॉलोज। इसका रोल क्या है बच्चों, कि ये जो अगर हम बात करें तो पहले अगर रोल की बात करें तो यहाँ सब भी हम कह सकते हैं, जुडिशरी इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच सेटल डिस्प्यूट थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जुडिशरी इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। द एग्जिस्टेंस ऑफ जुडिशरी इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ये भी हमारा रोल हो गया। और अगर इसके फंक्शन की बात करें, जो ये रोल प्ले करती है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करता है, ठीक है, जुडिशरी टू स्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ को ये स्टेब्लिश करता है। उसके बाद एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है, यहाँ तक, क्या यहाँ से लिखना है, यहाँ तक। आंसर इतना छोटा नहीं है जैसा आपको लग रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद फिर क्या लिखना है, फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी। इसके अंदर ये वाली हेडिंग नहीं लिखनी है, ये रेड वाली हेडिंग नहीं लिखनी है, ये रेड वाली हेडिंग नहीं लिखनी है। आपको ये लिखना है द इम्पॉर्टेंट, क्या ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक, द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द जुडिशरी आर एज फॉलोज। उसके बाद खाली ब्लू वाला, खाली ब्लू वाला, खाली ब्लू वाला, इसके अंदर का ब्लैक वाला कुछ नहीं, खाली ब्लू वाला, खाली नाम, ठीक है, खाली ये ब्लू वाला, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट, खाली ब्लू वाले लिखने हैं, खाली नाम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पेज नंबर मतलब क्वेश्चन आंसर पे वापस आइए।
कौन सा क्वेश्चन था, वाई डू वी नीड एन सॉरी व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इसका रोल पूछा था पेज नंबर 178 पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3, तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे। आंसर नंबर कौन सा है हमारा ये 3, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई ये है, और ये भी हमारा आंसर नंबर 3 है, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, फिर उसके बाद ये तीनों सारे ब्लू वाले, खाली सारे ब्लू वाले नाम। पेज नंबर 178 ये रहा, देखिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्यों ज़रूरत है हमें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगा बच्चों, तो हमने बताया था कि अगर फिर उसमें गवर्नमेंट जो है अपनी टांग अड़ाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मकसद ही यही है कि वो किसी पर डिपेंड ना रहे, अपने हिसाब से कानून बनाए और मतलब डिसीजन ले। पेज नंबर 171 पर इसका आंसर है, पेज नंबर 171 पर, पेज नंबर 178 पर, पेज नंबर 178 पर इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 178 पर और 179 पर भी है थोड़ा सा, तो पहले हम 78 पर चलते हैं आंसर नंबर 4 देखने। चलिए 78 पर आ जाइए सबसे पहले, शुरुआत वाले पेज में, यानी यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसमें हमने बताया था जुडिशरी इज़ इन इंडिया हैज़ बीन केप्ट सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है द ब्रांचेज ऑफ स्टेट लाइक लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी, द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द सेपरेशन टू वर्क वेल सो दैट देयर इज़ अ लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट, कि उनका इंटरफेरेंस कम होगा, जिसकी वजह से जो वर्क होगा उसका वो अच्छे से कर पाएगी। तो इन्होंने सिंपल सा क्या पूछा है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, वाई डू वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख सकते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द सेपरेशन टू वर्क वेल सो दैट, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द सेपरेशन टू वर्क वेल सो दैट देयर इज़ अ लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी हमारे इंडिया के अंदर क्या है, ज़रूरी है, किस लिए, क्योंकि जो हमारे कोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के अंदर जब नहीं आएंगे तो अपने काम को अच्छे से कर पाएंगी। तो आप यहाँ से लिखेंगे जुडिशरी इन इंडिया हैज़ बीन केप्ट सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। पहले यहाँ से लिखेंगे, सॉरी स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ से लिखेंगे। अब मैं आपको ये अंडरलाइन कर देता हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर पूरा एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल ग्राउंड्स। द ब्रांचेज ऑफ द स्टेट लाइक द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द सेपरेशन to work well so that there is a little interference from other branches of the government in the Supreme Court। यहाँ तक लिखने के बाद थोड़ा सा हमें नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 179 पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लिखना ज़रूरी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए। The independence of the judiciary allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the judiciary। तो यहाँ पर आप ये यहाँ तक लिख सकते हैं, फिर इसके बाद ये लिखेंगे द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी अलाउज द कोर्ट प्ले अ सेंट्रल रोल इंश्योरिंग दैट देयर इज़ नो मिस यूज़ ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। बात करी जाए तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी हमारा जो है प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को और सिटीजन्स के, बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट राइट हैव बीन वायलेटेड। तो आप यहीं तक लिख लीजिए इसका आंसर, ठीक है, यहीं तक आपको आंसर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक आंसर लिखना है। आंसर नंबर कौन सा है, 4 है, आंसर नंबर 4 है ये हमारा। एक्सरसाइज कौन सी, ई, एक्सरसाइज कौन सी, ई, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है कि आपको साफ नज़र आ जाए। यहाँ तक एग्जीक्यूटिव तक, शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से। जुडिशरी इन इंडिया हैज़ बीन केप्ट सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड। द ब्रांचेज ऑफ स्टेट लाइक द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। यहाँ से यहाँ तक छोड़ना है, उसके बाद यहाँ से इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द सेपरेशन टू वर्क वेल सो दैट देयर इज़ लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है हमारा आंसर नंबर फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और मैंने नेक्स्ट पेज पर आंसर नंबर फर्स्ट जहाँ पर 4 मतलब जहाँ पर लगाया है वहाँ पर ख़त्म हो गया है। पेज नंबर आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4, पेज नंबर 178 और पेज नंबर 179 पर इसका आंसर मौजूद है। चलिए अब इसके वापस एक्सरसाइज पर आ जाइए, यहाँ पर पेज नंबर लिख लिए 178 और पेज नंबर 179 पर इसका आंसर मौजूद है। हाथ के हाथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके साथ हमारा PA2 का सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो जल्दी से हम यहाँ लिखेंगे PA2 कोर्स कंप्लीटेड, क्या लिखेंगे, PA2 कोर्स कंप्लीटेड। और जितना हमने आपको एक्सरसाइज कराई है, जो जो बुक में करना है वो बुक में कर लिए, जो कॉपी में करना है कॉपी में कर लिए, और हाथ के हाथ तैयार कर लिएगा, क्योंकि अब एक दिन पहले पढ़ेंगे तो इतने बड़े बड़े आंसर आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। इसके आगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर हैं जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज का हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ बच्चों। अब जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए और यहाँ देखिए, हमने जैसे कि ऑलरेडी आपको कंटेंट
कई बार समझा चुके हैं। लास्ट टाइम हम बताने जा रहे हैं कि आपका PA2 का सिलेबस क्या है। लास्ट टाइम देख लिए बच्चों, आखिरी बार हिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं, 2 चैप्टर आ रहे हैं PA2 में, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, जो कि हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया है टोटल। चैप्टर 6 किया था हमने पार्ट 8 में, चैप्टर 7 किया था पार्ट 9 और 10 में। फिर आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर नंबर 4 है हमारा PA2 का, आप दोबारा देख लिए, सिर्फ एक ही चैप्टर है आपका, ठीक है, जो हमने 2 पार्ट में किया था, पार्ट 7 और 8। उसके बाद आते हैं सिविक्स में, जो कि आज हमारा सिविक्स का भी कंप्लीट हुआ है। सिविक्स में आपके PA2 में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 5 और 6। चैप्टर नंबर 5 हमने पिछली बार कंप्लीट कर रखा था, चैप्टर 5 और 6। चैप्टर नंबर 6 का हमारा पार्ट 7 हो गया था, आज हमने पार्ट 8 भी कंप्लीट कर दिया, यानी टोटल ओवरऑल चैप्टर भी कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट, 5 भी कंप्लीट, यानी सिविक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट, हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट और ज्योग्राफी का 1 चैप्टर कंप्लीट। तो इसके साथ साथ हमारा सिलेबस कंप्लीट। टोटल चैप्टर कितने हैं आपके? 5 चैप्टर हैं आपके जो टेस्ट में आएंगे। हिस्ट्री में 2 हैं, कौन से? 6, 7। ज्योग्राफी में 1 है, चैप्टर नंबर 4, और आपका सिविक्स में 2 हैं, चैप्टर 5 और 6। तो आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट, आपका 8th क्लास का PA2 का सिलेबस भी कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।